हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास एग्जाम मेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक नया सेट लेकर आ गया हूं जो कि हिंदी का है और सेट नंबर 9 है। ठीक है, इससे पहले मैं 1 से लेकर 8 नंबर सेट सेट तक करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज मैं सेट नंबर 9 और सेट नंबर 10 करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले अभी ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, हमको लग रहा है कि 15 से 20 दिन पहले अभी मैं 30 सेट करवाया हूँ। किस चीज का? तो जीके, जीएस और करंट का। ठीक है, 30 सेट का मतलब जानते हैं? 3000 प्लस क्वेश्चन। और वो भी किसका? तो ये रुक्मणी प्रकाशन का है, इसी का सेट है। ठीक है, ये इसी का सेट है। इसमें वॉल्यूम 1 का 15 सेट और वॉल्यूम 2 का 14 सेट, दोनों मिलाकर 29 सेट। ठीक है, तो इसी का सेट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, एग्जाम का डेट थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, तो आप लोग इसका फायदा उठाइए। ठीक है, फायदा उठाइए, जाकर पूरा सेट देख लीजिएगा, जीके, जीएस और करंट वाला। और ये हिंदी वाला जो करवा रहे हैं ये भी देख लीजिएगा। और आज हम लोग 9 और 10 नंबर सेट देख रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे 1 नंबर क्वेश्चन। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 31 से स्टार्ट हो रहा है। तो 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिन पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? बताइए, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर होगा डी, यानी कि श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट। सावधान रहने वाला व्यक्ति इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा होगा? तो 32 का आंसर क्या होगा? 32 का आंसर होगा ए, यानी कि सतर्क। ठीक है, सतर्क। नेक्स्ट, 33 नंबर। मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? बताइए, मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो 33 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि मगही। मगही जो है ये मागधी से निकला है। मगही किससे निकला है? तो मागधी से निकला है। ठीक है, नेक्स्ट। मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए, मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो 34 का आंसर होगा ए, अधिकरण कारक। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर मे लगा है, यहाँ पर क्या लगा है? मे लगा है। ठीक है, मे, तो अधिकरण कारक में मे होता है। ठीक है, अधिकरण कारक में मे होता है। नेक्स्ट, 35 नंबर क्वेश्चन। दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिलाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? तो 35 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि समुच्चय बोधक अवयव। क्या? समुच्चय बोधक अवयव। नेक्स्ट, हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो 36 का आंसर क्या होगा? सी। कितना होगा? सी। 36 का आंसर क्या होगा? सी, 20। ठीक है, नेक्स्ट। कमला में कौन सा गण रूप है? कमला में कौन सा गण रूप है? तो 37 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि सगण। कौन सा? तो सगण। नेक्स्ट, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहिकाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहिकाल। अली कली ही सौ बंधियों, आगे कौन हवाल। इसमें कौन सा अलंकार है? तो 38 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, थोड़ा सा ये सब अलंकार थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा चीज है, इसको 1 से 2 बार अच्छे से देखिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। एग्जाम में हमको टिक करने से मतलब है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो सेवा करे सो मेवा पाए, जो सेवा करे सो मेवा पाए, इस प्रकार का वाक्य क्या है? किस प्रकार का वाक्य है? तो 39 का आंसर होगा डी, यानी कि संकेतवाचक। यहाँ पर संकेत दे रहा है। ठीक है, संकेत दे रहे हैं। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर होगा बी, यानी कि उदाहरण। ये सही लिखा हुआ है, ये उदाहरण जो है ना, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सांप सांप तुम सभ्य हो, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। उपयुक्त कविता में कौन सा छंद है? बताइए, ये जो कविता दिया हुआ है इसमें कौन सा छंद है? तो 41 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि मुक्त छंद। कैसा? तो मुक्त छंद है। नेक्स्ट, 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है, कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? उपसर्ग
शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, तो कौन सा प्रत्यय रहे थे, माने बिना प्रत्यय का है, तो 42 का आंसर क्या होगा, बी, यानी कि भाव विहल। भाव विहल जो है इसमें प्रत्यय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, भाषा की उत्पत्ति परिभाषा है, भाषा की उपयुक्त परिभाषा क्या है, तो 43 का आंसर क्या होगा, सी होगा, यानी कि विचार या भाव प्रकट करने का साधन, विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 44 का आंसर क्या होगा, बी, यानी कि 3। स्वर के 3 भेद होते हैं, हस स्वर्ग, दीर्घ स्वर्ग और प्लुत स्वर्ग, हस स्वर्ग, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। नेक्स्ट, हस स्वर कौन सा है बताइए, इसमें से हस स्वर कौन सा है, तो 45 का आंसर होगा ए, अ जो है ये हस स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट, 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है, तो 46 का आंसर क्या होगा, सी, यानी कि 8 भागों में किया जा सकता है। नेक्स्ट, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है बताइए, अल्प प्राण ध्वनि इसमें से कौन सी है, तो 47 का आंसर होगा बी, च जो है ये अल्प प्राण है। ठीक है, च क्या है, तो अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। ठीक है, पहला पहला तीसरा और पांचवा क्या होता है, तो अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा क्या होता है, तो महाप्राण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, घोष ध्वनि कौन सी है बताइए, घोष ध्वनि कौन सी है, तो 48 का आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक, तो एक से अधिक का मतलब क्या होता है, ए भी सही होगा, बी भी सही होगा और डी भी, सी भी सही होगा। ठीक है, ग, ज और घ सही होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि घोष, घोष क्या होता है, तो घोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है, घोष होता है। ठीक है, घोष होता है, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, घोष होता है। ठीक है, तो ये ए, बी और सी सही होगा। नेक्स्ट, 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्पर्शी व्यंजन कौन सा है बताइए, तो 49 का आंसर क्या होगा, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि प, फ और म ये तीनों होगा। ठीक है, ये तीनों होगा। ठीक है, और स्पर्शी व्यंजन कुल कितना होता है, तो 25 होता है। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन कुल कितना होता है, तो 25 होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये पांचों वर्ग होता है। ठीक है, तो पांचों वर्ग में पूरा मिलाकर 25 होता है। ठीक है, पूरा मिलाकर 25 होता है, याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैं निज रोदन में राम लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो 50 का आंसर क्या होगा, 50 का आंसर होगा सी, विरोधाभास अलंकार। क्या, विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट, 51 नंबर क्वेश्चन कहता है, और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर ये जितना भी मैंने वीडियो करवाया है वो सब तो देख ही लीजिएगा, और अगर आप लोग को कोई एग्जाम से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भगण में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं, भगण में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं, तो 51 का आंसर क्या होगा, ए, यानी कि SII, क्या, SII। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक जगण, एक तगण, एक जगण, एक तगण और एक जगण और एक रगण के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं, उनमें से कौन सा एक वर्णिक छंद है, तो 52 का आंसर क्या होगा, 52 का आंसर होगा डी, वसस्त, वंशस्थ होगा। ठीक है, वंशस्थ होगा। नेक्स्ट, 2 से 3 बार इसको देख लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, केवल हमको टिक करने से मतलब है, एग्जाम पास करने से मतलब है। ठीक है, चलिए, काव्य गुणों में राजा किसे माना गया है बताइए, काव्य गुणों में राजा किसे माना गया है, तो 53 का आंसर क्या होगा, बी, यानी कि प्रसाद गुण। क्या, प्रसाद गुण, और ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश जो है ये क्वालिफाइंग है, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, लेकिन इसको पास करना जरूरी है, अगर इसमें जो फेल हो गया तो उसका आगे का कॉपी चेक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो भाव केवल अल्प काल तक संचरण करके चलते हैं उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है, तो 54 का आंसर क्या होगा, 54 का आंसर होगा ए, संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव। नेक्स्ट,
आम खाया जाता है, आम जो है वो खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है बताइए। तो 55 का आंसर होगा बी, कर्मवाच्य। क्यों कर्मवाच्य होगा? क्योंकि यहाँ पर कर्म हो रहा है, ठीक है, आम को खाया जा रहा है, यहाँ पर एक कर्म किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, आप मेरे घर जाएंगे या मैं ही आऊं, वाक्य है, कैसा वाक्य है बताइए। तो 56 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट, 57 नंबर कहता है कि जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं मैं, जब पानी बरसता है, कौन सा वाक्य है? तो 57 का आंसर क्या होगा बताइए। 57 का आंसर होगा सी, क्रिया विशेषण उपवाक्य। कैसा? तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट, साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए 58 का आंसर क्या होगा? 58 का आंसर होगा ए, पूर्ण विराम का। नेक्स्ट, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। तो 59 का आंसर क्या होगा? ए, सरल वाक्य, ये सरल वाक्य है। नेक्स्ट, 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है, यह वाक्य कौन से वाक्य का उदाहरण है? ठीक है, तो 60 का आंसर होगा सी, मिश्र वाक्य का। ये जो वाक्य है ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है बताइए। तो 61 का निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो 61 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि उसने मान लिया कि दोष उसका है, उसने मान लिया कि दोष उसका है, ये एक मिश्र वाक्य है, ठीक है, ये एक मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट, कान लगाना मुहावरे का तात्पर्य क्या है बताइए। कान लगाना का अर्थ क्या होता है? तो 62 का आंसर होगा ए, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट, मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 63 का आंसर होता है बी, यानी कि लज्जित होना। क्या होना? लज्जित होना। नेक्स्ट, 9 दिन चले ढाई कोस, 9 दिन चले ढाई कोस, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो 64 का आंसर होगा सी, बहुत अधिक सुस्त, बहुत अधिक सुस्त होना। नेक्स्ट, 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है बताइए। विवरण चिन्ह जो है वो कौन सा है? तो 65 का आंसर होगा बी, यानी कि ये जो है ये विवरण चिन्ह है, ठीक है। नेक्स्ट, अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? तो 66 का आंसर होगा ए, ये अर्ध विराम है, ठीक है। नेक्स्ट, 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाक प्लस मैं का संधि क्या होगा? वाक प्लस मैं का संधि क्या होगा बताइए। तो 67 का आंसर होगा सी, यानी कि वाग्मय। क्या? वाग्मय। देख लीजिए कैसे वाग्मय लिखा गया है, यही सही है, ठीक है। नेक्स्ट, 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा बताइए। तो 68 का आंसर होगा ए, त्रिपुर धन अरी, त्रिपुर धन अरी। नेक्स्ट, 69 नंबर, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए। प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे लगता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 69 का आंसर होगा सी, ईय। क्या? ईय। नेक्स्ट, नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए। नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो पीछे लगता है। तो 70 का आंसर क्या होगा? 70 का आंसर होगा बी, 70 का आंसर होगा बी, यानी कि ईमा, ईमा, ठीक है। नेक्स्ट, अब 71 72, 71 72, इसको क्या करना है? तो इसको से क्रमवार लगाना है, ठीक है, इसको क्रम से लगाना है। और सबसे ऊपर एक नंबर रहेगा, सबसे ऊपर एक नंबर रहेगा, ठीक है। और सबसे नीचे क्या है? सबसे ऊपर एक नंबर रहेगा, सबसे नीचे 6 नंबर रहेगा, और उसके बीच में इसको सेट करना है, उसके बीच में इसको सेट करना है, ठीक है। तो वाक्य को सजाइए, कैसे कैसे सजाइएगा। 71 का आंसर क्या होगा? तो 71 का आंसर होगा बी, ठीक है, 71 का आंसर होगा बी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। आज भी उसके बाद रॉ आएगा, आज भी ग्रामीण समाज में, आज भी ग्रामीण समाज में, उसके बाद वो आएगा। तो आज भी ग्रामीण समाज में, गांव के उसके बाद लॉ आएगा, गांव के प्राथमिक स्कूल के अध्यापक को, उसके बाद यह आएगा एक धनी किसान से, एक धनी किसान से, उसके बाद 6 नंबर आएगा, धनी किसान से अधिक आदरणीय स्थान प्राप्त होता है। इसको क्रमवार ऐसे ही लगाना है जैसे लगाए हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर भी वही करना है, 72 नंबर क्या करना है? वही करना है। तो पहले 1 नंबर आएगा और लास्ट में 6 नंबर आएगा, और उसके बीच में इसको सेट करना है, ठीक है। तो 72 का आंसर क्या होगा? 72 का आंसर होगा ए, ठीक है। तो आज का विद्यार्थी, आज का जो विद्यार्थी है, तो उसके बाद रॉ आएगा। आज का विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा को सीखने में इतने समय का अपव्यय कर देता है कि ज्ञान विज्ञान के अन्य विषय
के अध्ययन के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता। साधन 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 साध्य हो गया है। इसके दूरगामी परिणाम देश के विकास में बाधक हो गया है। तो जिस तरीके से हम इसको सेट किए हैं उसी तरीके से आपको इसको सेट कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा 2-4 सेकंड समय दीजिएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्राह्मणी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ है? बताइए, ब्राह्मणी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ है? तो 73 का आंसर होगा बी, देवनागरी लिपि का। किसका? देवनागरी लिपि का। नेक्स्ट, क व्यंजन है, क व्यंजन किसका है? तो क व्यंजन क्या है? तो 74 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि अघोष। बताए ना कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो है वो अघोष होता है। ठीक है, अघोष होता है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है? तो घोष होता है। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? घोष होता है। नेक्स्ट, 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निरोग में कौन सा संधि है? बताइए, निरोग में कौन सा संधि है? तो 75 का आंसर होगा डी, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, निह धन रोग, निह धन रोग होगा। ठीक है, तो इसमें विसर्ग संधि। नेक्स्ट, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया। काले शब्द में कौन सा पदबंध है? रात को पहरा देने वाला, इसको क्या कहेंगे? कौन सा पदबंध है इसमें? तो 76 का आंसर क्या होगा? सी, संज्ञा पदबंध। ठीक है, संज्ञा पदबंध है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाच्य नहीं है? बताइए, कर्मवाच्य नहीं है। तो 77 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि पूनम ने अपने बारे में बताया। पूनम ने अपने बारे में बताया, इसमें कर्मवाच्य नहीं है। ठीक है, अब बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि मोहन के द्वारा फल तोड़ा गया। मोहन के द्वारा फल तोड़ा गया, तो ध्यान रखिएगा यहां पर कर्म हो रहा है। क्या कर्म हो रहा है? तो फल तोड़ा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, फल को तोड़ा जा रहा है, तो यहां पर कर्म हो रहा है ना जी, क्योंकि फल को तोड़ा जा रहा है। और सी, मैंने पुस्तक पढ़ी। मैंने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक मैंने पढ़ा है, यानी कि मैंने पुस्तक पढ़ने का काम किया है। क्या किया है? पुस्तक पढ़ने का काम किया। तो ये इसमें भी मैंने कर्म किया है। अब डी, उसके द्वारा गाना गाया गया। उसके द्वारा गाना गाया गया, गाना गाना, तो ये भी एक कर्म है ना, है गाना गाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रोगी को दवा दी गई, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? बताइए, किस वाच्य का उदाहरण है? तो 78 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि कर्म वाच्य का। रोगी को दवा दी गई, यहां पर एक कर्म किया गया है। क्या कर्म किया गया है? दवा दिया गया है। ठीक है, दवा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द शक्ति के भेद, शब्द शक्ति के भेद कौन है? तो 79 का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। किस कौन कौन? तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। नेक्स्ट, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? बताइए। तो 80 का आंसर होगा डी, यानी कि 6। 80 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट, 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घुड़दौड़ का समास विग्रह बताइए। घुड़दौड़, घुड़दौड़ का समास विग्रह क्या होगा? तो 81 का आंसर होगा बी, यानी कि घोड़े की दौड़। क्या? घोड़े की दौड़। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो 82 का आंसर क्या होगा? तो 82 का आंसर होगा बी, यानी कि संतोष को क्षमा कर दो। संतोष को क्षमा कर दो, ये क्या है? तो ये अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध है। तो शुद्ध क्या है? ए, सी, डी, यानी कि शुभ नक्षत्र में आ गए हैं। शुभ नक्षत्र में, शुभ नक्षत्र आ गया है। ठीक है, ये सही है। सी, यमुना का पानी गंदा हो गया है, ये भी सही है। और शाम को सब्जी लेने जाना है, ये भी सही है। गलती क्या है? तो बी गलती है। नेक्स्ट, 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए, इसमें से शुद्ध कौन है? तो 83 का आंसर होगा ए, उसने घोड़े को पानी पिलाया। उसने घोड़े को पानी पिलाया, ये सही है। ठीक है, जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो 84 का आंसर होगा बी, यानी कि अकथनीय। क्या? अकथनीय। नेक्स्ट, 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो सब में व्याप्त है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो सब में व्याप्त है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो 85 का आंसर होगा बी, सर्वव्यापी। ठीक है, सर्वव्यापी। नेक्स्ट, 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो 86 का आंसर क्या होगा? श्याम झगड़ालू है और दूसरों से ईर्ष्या करने वाला है। श्याम झगड़ालू है और दूसरों से ईर्ष्या करने वाला है। तो ये जो अंडरलाइन किया गया है, तो ईर्ष्या करने वाला इसके जगह पर क्या आएगा?
तो 86 का आंसर क्या होगा? 86 का आंसर होगा ए, यानी कि ईर्ष्यालु। ठीक है, ईर्ष्यालु। नेक्स्ट 87 नंबर, इसमें भी वही है कि जो अंडरलाइन किया गया है इसकी जगह पर क्या होगा? तो कैकई का हृदय अत्यंत निष्ठुर था। कैकई का हृदय जो था अत्यंत निष्ठुर था। तो 87 का आंसर क्या होगा? 87 का आंसर होगा बी, निष्ठुर यानी कि कठोर। कैकई का हृदय अत्यंत कठोर था। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें भी वही करना है, 88 में भी वही करना है। जो अंडरलाइन है इसके जगह पर क्या आएगा? तो उस जल स्रोत को देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हो गया। ठीक है, तो 88 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि उस जल स्रोत को देखकर मेरा चित्त जो है वो प्रसन्न हो गया। मेरा चित्र क्या हो गया? तो प्रसन्न हो गया। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसको रिक्त रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, तो राम को अनुत्तीर्ण होने की खाली स्थान है, तो क्या भराएगा बताइए? तो 89 का आंसर होगा डी, आशंका। ठीक है, तो राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ठीक है। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये भी रिक्त स्थान को भरना है। तो भू को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी दो खाली स्थान ही प्रतीत होता है। क्या होगा? 90 का आंसर क्या होगा? तो 90 का आंसर होगा डी, यानी कि भूख को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी दो रोटियां ही प्रतीत होती हैं। ठीक है, यानी कि जब भूख लगता है तो चंद्र और सूर्य जो है वो रोटी के समान लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 91 से 95 तक ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, 91 से लेकर 95 तक इसको पढ़ के आप फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। किसी भी राष्ट्र के कुछ खाली स्थान प्रतीक, तो 91 का आंसर क्या होगा? 91 का आंसर होगा ए, यानी कि किसी भी राष्ट्र के कुछ विशिष्ट विशिष्ट प्रतीक तथा ध्वज गान आदि जैसे महत्वपूर्ण चित्र होते हैं, जिनसे एक खाली स्थान। तो 92 का आंसर क्या होगा? तो 92 का आंसर होगा बी, जिनसे एक स्वतंत्र देश अपनी अस्मिता और प्रभुता उद्घोषित करता है, और इससे ही वह खाली स्थान क्या होगा? आगे बढ़ते हैं। इससे ही वह 93 में क्या होगा? 93 में होगा, 93 का आंसर क्या होगा? 93 का आंसर होगा सी, यानी कि इससे ही वह सार्वजनिक। ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स पढ़कर ये सारा का आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। और 94 का आंसर क्या होगा? 94 का आंसर होगा ए, राष्ट्रीय। क्या होगा? राष्ट्रीय। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बी, यानी कि प्रतीक। क्या? तो प्रतीक। ठीक है, चलिए अब यहां से अब 5 क्वेश्चन और हो। 96 से लेकर 100 तक क्या करना है? तो ये काव्यांश जो है ना, ये काव्यांश इसको पढ़ के उत्तर देना है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही आसान चीज है। ये जो ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स जो पांच पांच अभी करवाए हैं वो, और ये दोनों, इसमें तो आप लोग एक भी गलती नहीं कीजिएगा। मेरा चैलेंज है, आप लोग एक भी गलती नहीं कीजिए। क्यों? क्योंकि यही पढ़कर आपको इसी में से उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए इसका काव्यांश को पढ़ते हैं। दैन्य दुख अपमान गलानी, चीर छुश्रित पिपासा, मृत अभिलाषा, बिना आय की कलांती बन रही उसके जीवन की परिभाषा। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता, काड़ी की स्पर्धा में मर मर, फिर भी क्या कुटुंब पालता है, रहते स्वच्छ सुधार सब परिजन, बना पा रहा वह पक्का घर, मने में सुख है, जुटता है धन, खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर व्यवस्था का निजकरण। ठीक है, तो यही पढ़ के आंसर इसका देना है। 96 से लेकर 100 तक का आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मृत्यु का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? मृत्यु का विलोम शब्द क्या होगा? ये तो बहुत आसान है, बता दीजिएगा आप लोग। तो 96 का आंसर क्या होगा? 96 का आंसर होगा डी। क्या होगा 96 का आंसर? तो 96 का आंसर होगा डी, यानी मृत का उल्टा के विलोम क्या होगा? जीवित होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द अभिलाषा का पर्याय नहीं है? अभिलाषा का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो 97 का आंसर क्या होगा? डी, दम्भ जो है ये अभिलाषा का नहीं होगा। तो अभिलाषा का क्या क्या होगा? तो मनोरथ होगा, लालसा होगा, आकांक्षा होगा, ये सब होगा। ठीक है। नेक्स्ट, जड़ का विलोम क्या होगा? जड़ का विलोम क्या होगा? तो 98 का आंसर होगा बी, चेतन। जड़ का विलोम चेतन होगा। नेक्स्ट,
99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इस काव्य में किस समस्या का वर्णन है, इस काव्य में किस समस्या का वर्णन है बताइए। तो 99 का आंसर क्या होगा, 99 का आंसर होगा डी, यानी कि गरीबी, गरीबी का वर्णन है। नेक्स्ट 100 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन इसका 9 नंबर सेट का लास्ट क्वेश्चन। इस पद्यांश में बस्ती के बनिए की समानता किससे स्थापित की गई है। तो 100 का आंसर होगा ए, यानी कि कथड़ी से। किससे, कथड़ी से। तो दोस्तों ये 9 नंबर सेट का 17 क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने करवा दिया और अब हम लोग चलते हैं सेट नंबर 10 पर। ठीक है, सेट नंबर 10 पर चलते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। इस पर एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आते रहता है, बहुत सारा सेट हम डिस्कस करवाते हैं। ठीक है, जो कि अंतिम समय में बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, अंतिम समय का मतलब परीक्षा का अंतिम समय। ठीक है, परीक्षा का अंतिम समय के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 10 को देखते हैं। इसमें भी 70 क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्द या वाक्यों की आवृत्ति हो किंतु अर्थ में अंतर हो तो वह कौन सा अलंकार होगा बताइए, वो कौन सा अलंकार होगा। तो 31 का आंसर क्या होगा, 31 का आंसर होगा सी, यानी कि लाटानुप्रास अलंकार। क्या, लाटानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ क्या है। ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 32 का आंसर होगा बी, मौका देखते रहना। मौका देखते रहना। नेक्स्ट 33 नंबर, आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है। आग पर पानी डालना। ठीक है, तो 33 का आंसर होगा ए, यानी कि झगड़ा मिटाना। क्या करना, झगड़ा मिटाना। नेक्स्ट परिवारवाद, परिवारवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए। परिवारवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो 34 का आंसर क्या होगा ए, यानी कि परी। क्या, परी। उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के आगे लगता है या पीछे लगता है। तो उपसर्ग जो शब्द के आगे लगता है। ठीक है, प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। इस वाक्य में किस काल का बोध करा रही है बताइए। तो इस वाक्य में कौन से काल का बोध हो रहा है। तो 35 का आंसर क्या होगा, 35 का आंसर होगा ए, यानी कि संभाव्य, संभाव्य। ठीक है, संभाव्य भविष्य का। यहाँ पर अभी संभावना है कि कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। नेक्स्ट, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है बताइए। तो 36 का आंसर क्या होगा, 36 का आंसर होगा सी। क्यों, क्यों सी होगा, यानी कि द्विगु समास क्यों होगा, क्योंकि आगे देखिए यहाँ पर संख्यावाची है। ठीक है, संख्या त्रि, यहाँ पर 3 है संख्या, त्रिभुवन। तो जहां पर भी संख्या का बात आएगा तो वहां पर द्विगु समास होगा। ठीक है, द्विगु समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कीजिए। स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद करिए। तो 37 का आंसर क्या होगा, 37 का आंसर होगा डी, यानी कि स्वर्ग धन आरोहण। स्वर्ग धन आरोहण। नेक्स्ट, तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तालव्य भी हो, महाप्राण भी हो और अघोष भी हो। ठीक है, तो 38 का आंसर क्या होगा बताइए। 38 का आंसर होगा बी, यानी कि छ जो है तालव्य, महाप्राण और अघोष है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इस चित्र को छूना मना है, इस चित्र को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है बताइए। 39 का आंसर होगा बी, निषेध वाक्य। यहाँ पर देख रहे हैं निषेध है, निषेध है कि इसको छूना मना है। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 40 का आंसर क्या होगा, 40 का आंसर होगा बी, यानी कि कार्यालय। कार्यालय ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। तो 41 का आंसर क्या होगा बी, यानी कि भूमिका। भूमिका जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है। तो 42 का आंसर होगा बी, यानी कि क्रोध। क्रोध जो है ये रौद्र रस का अस्थाई भाव है। नेक्स्ट, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। मूर्धन्य, महाप्राण और अघोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तो 43 का आंसर क्या होगा, 43 का आंसर होगा बी, यानी कि ठ जो है ठ होगा। ठीक है, नेक्स्ट 44 नंबर, शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं। शायद आज आप ज्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है। तो 44 का आंसर क्या होगा, 44 का आंसर होगा ए, परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, परिणामवाचक विशेषण है। नेक्स्ट,
जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर होगा बी, यानी कि श्रुत्यानुप्रास अलंकार। क्या? श्रुत्यानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? बताइए, श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तत्सम और तद्भव आपको पता है क्या है? तत्सम जो है वो संस्कृत के शब्द के शब्द जैसा लगेगा, संस्कृत के शब्द जैसा ही जो है उसको हम तत्सम कहते हैं, ठीक है। और तद्भव किसको कहते हैं? जो संस्कृत से बदलकर हिंदी की तरह लगे, जो संस्कृत से बदलकर हिंदी की तरह लगे वो तद्भव शब्द होता है, ठीक है। तो 46 का आंसर क्या होगा? 46 का आंसर होगा डी, यानी कि सावन। क्या होगा? सावन, ठीक है। और इसका श्रावण जो है ये तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा? तो ये तत्सम है, ये श्रावण जो है ये तत्सम है और सावन जो है ये तद्भव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्तसती शब्द का तद्भव रूप क्या है? बताइए, सप्तसती का तद्भव क्या होगा? तो 47 का आंसर क्या होगा? 47 का आंसर होगा डी, यानी कि सतसई। याद रखिएगा, सतसई होगा। नेक्स्ट, ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बताइए, ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या होता है? तो 48 का आंसर क्या होगा? 48 का आंसर होगा ए, यानी कि अत्यंत कम, बहुत कम, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? द्रविड़ भाषा नहीं है, तो 49 का आंसर क्या होगा? 49 का आंसर होगा सी, यानी कि मलावी, मालवी। मालवी जो है ये द्रविड़ भाषा नहीं है। तो द्रविड़ भाषा कौन कौन है? मलयालम है, कोई है और कन्नड़ है, ठीक है। नेक्स्ट, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों में अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्य करता है? तो 50 का आंसर क्या होगा? 50 का आंसर होगा ए, राजभाषा विभाग। कौन सा विभाग? राजभाषा विभाग। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 9 रस है, इस वाक्य में 9 किस प्रकार का विशेषण है? तो 51 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि संख्यावाची। यहां तो साफ पता चल रहा है कि ये जो 9 है ये संख्या को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट, 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सांस्कृतिक संदर्भ, रचना, राय, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द है? बताइए, इसमें से ये जो चारों है, संस्कृति है, संदर्भ है, रचना है और राय है, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कितने हैं? तो 52 का आंसर क्या होगा? बताइए, 52 का आंसर होगा डी, यानी कि 3। 3 जो है ये इसमें से जो 3 है वो और जो ये संदर्भ है, संदर्भ जो है ये क्या है? तो पुल्लिंग है। संदर्भ जो है एकमात्र जो ये संदर्भ है ये पुल्लिंग है, ठीक है। और संस्कृति, रचना, राय ये तीनों स्त्रीलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 53 का आंसर क्या होगा? 53 का आंसर होगा बी, 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को। नेक्स्ट, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो 54 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो 55 का आंसर क्या होगा? डी, परामर्श। परामर्श जो है ये सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्थिर का विलोम क्या होगा? स्थिर का विलोम क्या होगा? तो 56 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन कौन होगा? निर्विकार, अस्थिर और चंचल। निर्विकार, अस्थिर और चंचल। नेक्स्ट, 57, मैं 1 लीटर दूध पीता हूं, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? तो 57 का आंसर क्या होगा? 57 का आंसर होगा बी, यानी कि 1 लीटर। क्या? 1 लीटर। नेक्स्ट, 58 नंबर, कृषार्पण शब्द में कौन सा समास है? कृषार्पण शब्द में कौन सा समास है? तो 58 का क्या होगा? 58 का डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, 59 नंबर, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए कम बोलने वाला। कम बोलने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा कम बोलने वाला के लिए? तो 59 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि मितभाषी। क्या? मितभाषी। नेक्स्ट, आकांक्षा का परिवाची क्या है? बताइए, आकांक्षा का परिवाची क्या है? तो 60 का आंसर होगा सी। क्या? इच्छा और इप्सा। इच्छा और इप्सा जो है इसका परिवाची है। नेक्स्ट, 61 नंबर, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? तो 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर होगा सी, यानी कि समीधा। क्या? समीधा। नेक्स्ट, 62 नंबर,
रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी जो है वो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो 62 का आंसर होगा बी, परिमाणवाचक। यहाँ पर परिमाण ना बता रहा है, थोड़ा सा, ज्यादा, कम, ज्यादा, ये परिणाम बता रहा है, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, कंठ, अल्प प्राण और व्यंजन वर्ण कौन सा है? जो कंठ से बोला जाता हो और अल्प प्राण हो और व्यंजन वर्ण हो, इसमें से कौन है? तो 63 का आंसर होगा डी, यानी कि ड। क्या? ड। नेक्स्ट, 64 नंबर, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए, शुद्ध शब्द का पहचान करें। तो 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर होगा ए, रोहिणी। क्या? रोहिणी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? यह जो है ये किस प्रकार का विशेषण है? तो 65 का आंसर क्या होगा? 65 का, तो 65 का आंसर होगा बी, 65 का आंसर होगा सी, 65 का आंसर होगा सी, सर्वनामिक विशेषण। कैसा? सर्वनामिक विशेषण। 66 नंबर, उधो का लेना न, माधव का देना, इसका मतलब क्या होता है? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बताइए। तो 66 का आंसर क्या होगा? 66 का आंसर होगा ए, किसी से कोई वास्ता न रखना, किसी से कोई वास्ता न रखना। नेक्स्ट, 67 नंबर क्वेश्चन, मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? मगही किस राज्य में बोली जाती है? तो 67 का आंसर होगा ए, बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट, 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंबर में कुंतल जाल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में 3 काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, उपयुक्त में कौन सा रस है? बताइए, इसमें कौन सा रस है? तो 68 का आंसर क्या होगा? 68 का आंसर होगा 68 का आंसर होगा ए, यानी कि अद्भुत रस। क्या? अद्भुत रस है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, उसे कौन सा रस कहा जाता है? तो 67 का आंसर क्या होगा? 69 का आंसर क्या होगा? 69 का आंसर होगा बी, यानी कि अद्भुत रस। क्या? अद्भुत रस। नेक्स्ट, 70 नंबर क्वेश्चन, मैंने उसकी सहायता नहीं की, कौन सा वाक्य है? बताइए, कौन सा वाक्य है? तो 70 का आंसर होगा सी, यानी कि निषेध वाक्य। कौन सा वाक्य? तो निषेध वाक्य। नेक्स्ट, मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा, किस प्रकार का वाक्य है? तो 71 का आंसर क्या होगा? 71 का आंसर होगा ए, संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट, 72 नंबर क्वेश्चन, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे क्या कहते हैं? तो 72 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि द्विगु। क्या? द्विगु कहते हैं। नेक्स्ट, 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ये जो रेखांकित किया गया है इसकी जगह पर क्या आएगा? तो कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहां मैं आगरा गई थी, ठीक है। तो 73 का आंसर क्या होगा? 73 का आंसर होगा सी, यानी कि वहां से आगरा गई थी। कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, वहां से आगरा गई थी। नेक्स्ट, संगीत में मूल स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 74 का आंसर क्या होगा? 74 का आंसर होगा डी, यानी कि 7। कितना है? तो 7, वही सारे गामा पादा निशा वाला। नेक्स्ट, 75 नंबर को फिल इन द ब्लैंक्स, आज मौसम बहुत, खाली स्थान है, क्या है? तो 75 का आंसर क्या होगा? 75 का आंसर होगा सी, आज मौसम बहुत सुहाना है। क्या है? सुहाना है, ठीक है। नेक्स्ट, 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होती है, तो इसमें गलती कहां पर है? तो 76 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि उत्पत्ति होता है, ये गलत है। उत्पत्ति होता है, ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर कहता है कि सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अपेटे, सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अपेटे, बिहसे करुणाए चितई जानकी, लखन तन में कौन सा छंद है? बताइए, इसमें छंद कौन सा है? बताइए। तो 77 का आंसर क्या होगा? 77 का आंसर तो बी होगा, यानी कि सोठा छंद है, ठीक है। इसमें सोठा छंद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? उत्कर्ष का विलोम कौन सा होगा? तो 78 का आंसर होगा, 78 का आंसर क्या होगा? 78 का आंसर होगा, क्या होगा? 78 का आंसर ए होगा, यानी कि अपकर्ष। क्या होगा? अपकर्ष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बाजार जाता हूं, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो 79 का आंसर क्या होगा?
79 का आंसर होगा सी, यानी कि कर्तरीवाच। ठीक है, कर्तरीवाच। क्यों? क्योंकि मैं बाजार जाता हूं, कौन जाता है? तो मैं। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? तो हम ही ना है, मैं हूं, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? तो 80 का आंसर होगा बी, यानी कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। ठीक है, 1000 ईस्वी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। बताइए तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से? तो 81 का आंसर होगा सी, भाग्य। भाग्य जो है ये तत्सम है। ठीक है, तत्सम। तत्सम का मतलब क्या होता है कि संस्कृत के जैसा शब्द, जो शब्द जो संस्कृत के जैसा ही हो उसको तत्सम कहते हैं। और तद्भव किसको कहते हैं? जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में उसका उच्चारण हो, संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में उसका उच्चारण हो, उसको हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द की पहचान करें। बताइए किसमें द्विगु समास है? तो 82 का आंसर क्या होगा? डी, साप्ताहिक। साप्ताहिक क्यों हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ पर संख्या को डिनोट कर रहे हैं। साप्ताहिक, साप्ताहिक मतलब सात। सात का यहाँ पर यूज हो रहा है ना, सात। तो द्विगु में संख्या, जिसमें भी संख्या रहेगा वो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव, तद्भव का चयन करें। तो 83 का आंसर क्या होगा? 83 का आंसर होगा सी, यानी कि छा। छा जो है ये तद्भव है। ठीक है, नेक्स्ट, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। इन पंक्ति में प्रयुक्त छंद का नाम बताएं। तो 84 का आंसर क्या होगा? 84 का आंसर होगा डी, यानी कि दोहा छंद। कौन सा छंद? दोहा छंद। नेक्स्ट, 85 नंबर, शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? शिखा के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो 85 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि चोटी। चोटी जो है ये उपयुक्त है। नेक्स्ट, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चयवाचक का, तो 86 का आंसर क्या होगा? बी, यह जो है ये निश्चयवाचक है। नेक्स्ट, 87 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? बताइए, हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है। तो 87 का आंसर क्या होगा? 87 का आंसर होगा डी, लापाना। लापाना, इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। और अनजान, बिनचखा और बिंजान, इसमें उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट, 88 नंबर, दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? दोपहर के बाद के समय के लिए। तो 88 का आंसर क्या होगा? 88 का आंसर होगा डी, यानी कि अपराहन। क्या? अपराहन। और पूर्वाहन किसको कहते हैं? तो ये दोपहर के पहले का समय को पूर्वाहन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्षण में कौन सा प्रत्यय है? भक्षण, भक्षण में कौन सा प्रत्यय है? तो 89 का आंसर होगा सी, अन। अन प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट, 90 नंबर, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 90 का आंसर होगा डी, यानी कि 14 सितंबर को। 91 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो कम खर्च करने वाला हो। जो कम खर्च करने वाला हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 91 का आंसर होगा ए, यानी कि मित व्ययी। मित व्ययी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर 92 से लेकर 96 तक क्या करना है? तो ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो चलिए हम लोग भरते हैं। मोह मन की उस खाली स्थान, मोह मन की उस खाली स्थान। तो 92 का आंसर क्या होगा? 92 का आंसर होगा डी, मोह मन की उस दशा का घोतक है जिसमें मनुष्य क्या है? तो 93 का आंसर क्या होगा? 93 का डी, यानी कि भ्रम। जिसमें मनुष्य भ्रम के कारण सत्य को क्या है? तो सत्य, 94 का आंसर क्या होगा? 94 का ए, सत्य को पहचानने में क्या? तो 95 का ए, सत्य को पहचानने में असमर्थ। सत्य को पहचानने में असमर्थ हो जाता है। मोह के कारण हमारी चेतना पर ममतत्व का क्या होता है? तो ममतत्व का क्या चढ़ जाता है? तो 96 का आंसर होगा ममतत्व का 96 का आंसर होगा डी, यानी कि ममतत्व का आवरण। ममतत्व का क्या? तो आवरण चढ़ जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर, जो अतिथि का सत्कार न करे, जो अतिथि का सत्कार न करे उसे क्या कहेंगे? बताइए। तो 97 का आंसर होगा बी, आतिथ्य। याद रखिएगा, जो अतिथि का सत्कार न करे उसको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? तो आतिथ्य। नेक्स्ट, 98 नंबर, गुरु स्वर कितने होते हैं? बताइए गुरु स्वर कितने होते हैं? तो 98 का आंसर होता है बी, यानी कि 7। गुरु स्वर कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। नेक्स्ट, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है?
तो 99 का आंसर होगा बी, रति। सिंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सेट नंबर 10 का लास्ट क्वेश्चन, पीताम्बर निम्नलिखित में से किस समास का उदाहरण है? पीताम्बर जो है किस समास का उदाहरण है? तो 100 का आंसर होगा डी, पीताम्बर कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास यानी कि पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका किस कौन होगा? तो विष्णु जी। विष्णु जी, इसमें बहुब्रीहि समास नहीं है। अगर बहुब्रीहि समास रहता तो हम बहुब्रीहि को टिक करते, लेकिन इसमें बहुब्रीहि समास नहीं है, तो इसको हम कर्मधारय समास मारेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आज मैं सेट नंबर 9 और सेट नंबर 10 दोनों कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, अब इसमें मात्र 5 सेट और बचा है, वो भी मैं 1 से 2 दिन में इसको कंप्लीट करवा दूंगा। और मेरे साथ जब आप जुड़े हैं तो किसी भी सेट के लिए टेंशन में मत रहिएगा, क्योंकि मैं एग्जाम से पहले सारा सेट कंप्लीट करवा देता हूँ। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बस जितना हम सेट करवा रहे हैं, बस उसको आप 2 से 3 बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको ये सब क्वेश्चन याद आएगा। ठीक है, और 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, और इससे पहले मैं बहुत सारा सेट करवा चुका हूँ, जाकर मेरा प्ले लिस्ट देखिए ADO और बिहार दरोगा के लिए मैं बहुत सारा सेट करवाया हूँ, जाकर देख लीजिए। और आगे भी अभी रोज चलते रहेगा। ठीक है, रोज चलते रहेगा, जब तक एग्जाम ना हो तब तक सारा सेट आते रहेगा। और अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे ये मुझे अच्छा लगता है और मैं रोज नया वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ। धन्यवाद।